अब हमारा जो डिस्कशन है वो है मैक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। देखो कि गांव में जो जो फार्मर्स थे, वो फार्मर्स देखो ये मतलब बिल्कुल एक अलग सा मैक्रोब्स का यूज है कि देखो क्या होता था फार्मर्स में जो कौ डंग होते थे। अब ये कौ डंग से वो क्या करते थे, केक्स को मतलब डंग केक्स जानते होगे आप, जो कि एज अ फ्यूल जलाया जाता है जिसको मतलब। और एक तो क्या करता था, एक कॉम्पास्ट बना लेता था। कॉम्पास्ट मतलब वो एज यूज एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज होता था ये। तो ये जब भी फार्मर या तो वो कॉम्पास्ट बना सकता था या तो वो फ्यूल में यूज कर सकता था। लेकिन बायोगैस जो है, एनर्जी यील्ड जो है बायोगैस का लोअर है इससे, नॉर्मल जो काउ डंग बनता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है कॉस्ट वो बहुत ही कम पड़ जाता है और इफेक्टिव पड़ता है, क्योंकि इसका बर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है बायोगैस का। तो देखो क्या था कि कॉम्पास्ट भी बनाना और एक ये फर्टिलाइजर कॉम्पास्ट तो एक ही चीज़ हुआ, और जो फ्यूल बनाता है काउ डंग के हेल्प से, ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स थे। तो फिर इसीलिए इसको डेवलप किया गया कि हम ऐसे करते हैं कि या तो अगर हम कॉम्पास्ट बनाएंगे तो फिर फ्यूल नहीं बना पाएंगे, फ्यूल बनाएंगे तो कॉम्पास्ट नहीं, बिल्कुल दोनों अपोजिट चीज है। तो इसी चीज को मतलब एफिशिएंटली यूज करने के लिए तब ये बनाया गया बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट। और ये प्रोडक्शन प्लांट जो सबसे पहले मेनली एफर्ट ऑफ IARI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के हेल्प से ये प्लांट लगाया गया। अब देखो ये प्लांट में होता क्या क्या है ये चीज जानो कि देखो सबसे बड़ा तो एक डाइजेस्टर होता है, एक लार्ज डाइजेस्टर। उस लार्ज डाइजेस्टर में एक फ्लोटिंग मेटालिक डोम होता है जिसमें कि ये बायोगैस निकलता है। इसमें क्या निकलता है, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस निकलता है। तो आपको इसमें से बायोगैस का कंपोजिशन पूछा जाएगा, तो कंपोजिशन देख दो कि CH2 का कंपोजिशन मतलब CH4 मीथेन का कंपोजिशन 50 to 70% एंड CO2 का कंपोजिशन 30 to 40% एंड अदर गैस लाइक H2S एंड H2 10% के लगभग। अब ये डाइजेस्टर मतलब तीन चीज से मिलकर बना हुआ, एक तो होता है डाइजेस्टर, एक लार्ज कंटेनर जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं, और ये डाइजेस्टर जो है, ये डाइजेस्टर, उसके बाद एक चार्ज पीट, ये डाइजेस्टर के बाद एक मेटालिक डोम के बाद दो चार्ज पीट होते हैं, दो पीट होते हैं, एक तो चार्ज पीट और एक रिकवरी पीट। चार्ज पीट में तो वाटर एंड वेस्ट डाला जाता है, वाटर एंड वेस्ट जिसको जो कि बनता है स्लरी। वाटर एंड वेस्ट जो डालते हैं इससे आपको छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो बायोगैस के कंपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस, देखो हमको क्या करना था, माइक्रोब्स के हेल्प से हमको ऐसा कुछ करना था कि जिससे हमें फ्यूल भी मिल जाए और फर्टिलाइजर भी मिल जाए, क्योंकि फार्मर जो बना रहे थे वो फ्यूल अलग बना रहे थे और फर्टिलाइजर अलग बना रहे थे, ये दोनों अलग अलग चीज तो एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे थे। उस यूज को करने के लिए मतलब बायोगैस प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स का यूज किया गया। और माइक्रोब्स का यूज किया गया कैसे, देखो ये जो हम सबसे पहले वाटर एंड वेस्ट मिलाएंगे, इसमें वाटर जो है 90% एकदम डाइल्यूटेड फॉर्म में हम इस वेस्ट को करेंगे, मिलाएंगे। तो ये वेस्ट जो है आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वेस्ट पे पूछा जाता है ये वेस्ट क्या क्या हो सकता है। ये वेस्ट में भी काउ डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है, और या कोई मीजोफेटिक प्लांट है, जैसे आपको इकोर्निया है, इकोर्निया एक मीजोफेटिक प्लांट है जो कि डेड हो जाता है। डेड होने के कारण आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मतलब विच मीजोफाइटिक प्लांट एक्ट एज अ बायोफर्टिलाइजर। अब देखो क्यों, अभी मैं बता रहा हूं। बायोगैस फर्टिलाइजर नहीं, मतलब बायो फर्टिलाइजर नहीं, बायोगैस विच मेसोफाइट प्लांट हेल्प इन बायोगैस प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया जिसका कि आंसर है इकोर्निया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सबसे बड़ा एक मेटालिक डोम है, इसमें क्या करते हैं, वेस्ट और वाटर को मिलाते हैं, वेस्ट और वाटर को वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म में मिलाते हैं। ये डाइल्यूटेड फॉर्म जब इस डाइजेस्टर में आएगा, तो डाइजेस्टर में जब आता है इसको क्या बोल देते हैं, स्लरी। इस पे क्या करते हैं, एनारोबिक डिकम्पोजिशन बाय ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स।
और मतलब यहाँ डिकम्पोजिशन कराते हैं ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव एनारोब से, जिससे कि क्या होता है बायोगैस प्रोड्यूस होता है। ये जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है ये मेटालिक डोम के हेल्प से बायोगैस निकाल लिया जाता है और इस बायोगैस का एज अ फ्यूल यूज कर लिया जाता है। और ये बायोगैस में मेनली CH4 50 to 70% एंड CO2 30 to 40% एंड अदर गैस H2S एंड H2 लगभग 10%। अब जो ये स्लज बचा, मतलब इसके बाद जो सॉलिड वेस्ट बचा, अब ये गैस तो बाहर निकल गया, फर्मेंटेशन जो हुआ, फर्मेंटेशन के बाद ये गैस तो बाहर निकल गया, गैस बाहर निकलने के बाद जो यहाँ सॉलिड वेस्ट बचा, ये सॉलिड वेस्ट को रिकवरी पिट में निकाल दिया जाता है और उसको नाम दे दिया जाता है स्लज। और ये स्लज यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो आप देख रहे हो हम यूज किए वेस्ट से हम बना क्या लिए, बायोगैस एंड बायो फर्टिलाइजर। कंपास्ट भी जो फ्यूल के तरह भी, फर्टिलाइजर की तरह, दोनों चीज हम बना लिए। अब ये जो होता है बायोगैस का फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखो क्या होता है, स्लरी में होता क्या क्या है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, मीजोफिटिक प्लांट्स होता है, कॉडंग होता है। अगर आप इसको बेसिकली देखो तो इसमें होगा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, स्टार्च, लिग्निन, प्रोटीन एंड लिपिड। तो अब सबसे पहले ये होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जितना भी सेल्यूलोज, ये हेमीसेल्यूलोज, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर के फॉर्म में है। जब उसको कॉम्प्लेक्स पॉलीमर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, सोल्यूबलाइज करना पड़ेगा। तो सोल्यूबलाइज करेंगे बाय फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब से इसको सोल्यूबलाइज, ब्रेक डाउन करेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर से उसको मोनोमर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें जो है सेल्यूलोज रेट लिमिटिंग फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेशन करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सेल्यूलोज को डिस्ट्रॉय करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए ये रेट लिमिटिंग फैक्टर। अब मोनोमर बन गया, मोनोमर के बाद होता है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस से क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का ही एग्जांपल आता है, एसिटिक एसिड, H2 एंड CO2 रिलीज होता है। अब ये एसिडोजेनेसिस होगा, तो एसिडोजेनेसिस आप जान लो कि एसिडोजेनेसिस क्या था, फर्मेंटेटिव माइक्रोब एसिडोजेनेसिस ही करता था। तो एसिडोजेनेसिस में कौन होगा, फर्मेंटेटिव माइक्रोब। अब ये एसिड बन गया और CO2 और H2O बन गया। अब इसमें जो है मिथेनोजेनेसिस होगा। मिथेनोजेनेसिस जो होता है वो बाय द मिथेनोजेंस होता है, ऑब्लिगेट एनारोब। ये ऑब्लिगेट एनारोब जो है, ये जो मिथेनोजेंस जो होते हैं ये ऑलरेडी कॉडंग में प्रेजेंट होते हैं, ये बाहर से नहीं लाने पड़ते हैं और इससे क्या बन जाता है, बायोगैस। तो ये रहा आपका टोटल प्रोसेस, ये है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। इसका क्या यूज है, कैसे फार्मर्स यूज करते थे विलेज में, कौन इसके एफर्ट को सक्सेसफुली मतलब अप्लाई किया इंडिया में, कौन पावर प्लांट लगाया। पावर प्लांट के 3 पार्ट हैं, क्या क्या, एक ये, दूसरा ये, तीसरा 3A ये, 3B ये, मतलब तीन चीज, एक तो डाइजेस्टर, दूसरा मेटालिक डोम, तीसरा पीट 2 तरह के, एक तो चार्ज पीट, एक रिकवरी पीट। चार्ज पीट में वेस्ट डाला जाता है, रिकवरी पीट से निकाला जाता है। रिकवरी पीट से जो निकाला जाता है उसको स्लज, वो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेते हैं, स्लरी में मिला देते हैं। स्लरी का क्या करते हैं, एनारोबिक डिकम्पोजिशन, बाय ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। इससे क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस, बायोगैस को हम मेटालिक डोम से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये इसका कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये वेस्ट में क्या क्या चीज है, मेनली इकोर्निया पे क्वेश्चन आया हुआ है, आप ध्यान रखना। उसके बाद ये 3 स्टेप प्रोसेस है, इसमें कौन रेट लिमिटिंग फैक्टर है और कौन रेट डिसाइड करता है, कहाँ कहाँ क्या हुआ, ये टोटल प्रोसेस आपको याद रखना। ये आपका है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। अब छोटा छोटा 2 पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब प्लांट एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। देखो मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट जो है वो कुछ प्लांट पे अपना डिस्कवरी किए, देखे कि यूफोर्बिएसी, एस्क्लिपिडेसी और एपोसाइनेसी प्रोड्यूसेस लेटेक्स, और उस लेटेक्स जो होता है वो मिल्की कलर का होता था जो कंटेन करता था हाइड्रोकार्बन। तो बस आपको इसमें से कुछ प्लांट के बारे में इन्होंने बताया जो कि मिल्की कलर उसमें की हाइड्रोकार्बन होता है। अब दूसरा है अल्कोहल एज अ फ्यूल, बायो इथेनॉल एज अ फ्यूल। देखो ब्राजील में क्या हुआ कि यूज होता है अल्कोहल ही एज अ फ्यूल, अल्कोहल का ही यूज करते हैं एज अ फ्यूल। और इंडिया के टाइम में भी देखो स्टार्ट हो गया, इंडिया गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट कर दिया कि 5% अल्कोहल इन अ फ्यूल, 5% अल्कोहल। यूएसए में गोसोहोल जो होता है 20% उसमें अल्कोहल होता है और 80% पेट्रोल होता है। तो बस अल्कोहल एज अ फ्यूल, ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट में ये हो गया और ये हो गया, इसको बोलते हैं SPP स्पेशल पॉइंट।
स्पेशल पॉइंट। और देखो अब उसके बाद आता है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन जो है देखो प्रोड्यूस बाय फंगी, अलगी, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। देखो क्या है सिंगल सेल प्रोटीन का क्यों जरूरत पड़ा। देखो अब हमारा जो प्रोटीन का नीड है वो प्लांट है, एनिमल्स है, इन लोग इन चीज़ों को खाते हैं तो हमें अपना जो नीड्स है वो कंप्लीट पूरा नहीं होता है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे देखो 1 केजी मीट या 3 या 10 केजी ग्रेन्स को जब आप खाओगे उससे 1 केजी का मीट प्रोड्यूस होगा। मतलब 1 केजी जब उसका मतलब इतना ग्रेन्स को जब खाता है ना तो एनिमल में 1 केजी मीट डेवलप होता है। और आपको एक बात बता दूं, अगर 250 केजी का जो गाय है वो जो मिल्क प्रोड्यूस करता है उसमें 200 ग्राम प्रोटीन होता है। वहीं आप देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म 250 ग्राम लाइक मिथेलोफिलस और मिथेलोट्रोपस ये प्रोड्यूस करता है 25 टन ऑफ प्रोटीन। तो सोचो ये कितना यूजफुल होगा ह्यूमन के लिए। तो इसी का एग्जांपल है कि स्पाइरुलिना जो होता है वो वेस्ट पे ग्रो होता है और उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो सिंगल सेल प्रोटीन होता है। उसको खा के अगर हम प्रोटीन को वो करें तो उसके लिए क्या। लेकिन आज के डेट में मशरूम को ग्रो किया जा रहा है जिससे कि मतलब प्रोटीन का वो जो है कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो स्पेशल पॉइंट के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि सिंगल सेल प्रोटीन है और उसका क्या यूज है, कैसे होना चाहिए, क्या कितना ग्रेन से क्या मीट बन सकता है, वो अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन हम अगर इसका यूज करें, इसका यूज करके बहुत एक अच्छे क्वालिटी का हम प्रोटीन को फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। ये आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट होता है। और मुझे जहाँ तक पता है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। और आपको इसमें से कुछ भी गलत लगे, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। देखो ऐसे तो मैं अब क्या बोलूँगा, लेकिन ये चीज़ है कि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट करोगे, उसके बाद ही तो मैं मतलब आगे और मुझे काम करने में अच्छा लगेगा। बाकी मैं कर तो बहुत अच्छे से रहा हूँ और काफ़ी मेहनत से कर रहा हूँ। तो आपको जो कंटेंट मिलेगा वो बहुत ही लाइवेबल होगा, बहुत ही वैल्यूएबल होगा। और आप देखोगे कि वो कंटेंट आप मतलब ऐसे बुक वगैरह में देख लोगे कि इस कंटेंट से बाहर आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। मतलब जो जनरली नीट में अगर कहीं से भी क्वेश्चन, जैसे इन सब टॉपिक में थोड़ा इधर उधर से भी क्वेश्चन आता है क्योंकि इन सब का लिंक जो है थोड़ा लंबे लंबे दूर तक होता है। अब जैसे मैंने हर चीज़ को कवर कर दिया इस टॉपिक में, तो आप इस चीज़ को अच्छे से कवर करना। थैंक यू, जय हिंद। अब तक के लिए फिर ओके बाय।